गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउट के बारे में। बहुत कन्फ्यूज़न होता है गाउट में और आखिर में कुछ भी समझ नहीं आता है। ऐसा कोई अच्छा वीडियो है नहीं जहाँ पे तुम पूरे डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो गाउट को। इस वीडियो को तुम पूरे अंत तक देखो और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। गाउट पढ़ने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला क्या कि इसमें ना हाइपर यूरिसीमिया होता है। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब क्या कि यूरिक एसिड बढ़ जाना, ठीक है। दूसरा होता है इसमें यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस होता है। देखो, यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। यूरिक एसिड बेसिकली क्रिस्टलाइज कर जाता है और वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है तो किडनी के अंदर में। तो यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस का मतलब होता है किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। तीसरा होता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स होता है ना, वहाँ पे स्वेलिंग और पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। मतलब गाउट के अंदर में 3 चीज़ें देखने को मिलेगा। एक तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसको अपन हाइपरयूरिसीमिया कह रहे हैं। किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे कि जो जॉइंट है हमारा उसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, हमने ना गाउट को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक होता है प्राइमरी गाउट और एक होता है सेकेंडरी गाउट। एक हो गया तेरा प्राइमरी गाउट और एक हो गया तुम्हारा सेकेंडरी गाउट। एग्जाम में पूरा प्रॉपर प्राइमरी लिखना और सेकेंडरी लिखना, ठीक है। तो प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट में क्या समझ आता है, क्या डिफरेंस क्या है इनका? देखो, प्राइमरी गाउट गाउट जो होता है ना, ये इनहेरिटेड होता है। मतलब बेसिकली इनहेरिटेड डिफेक्ट इन जीन की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्यों होता है? ये हमारा इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है एंजाइम्स में। एंजाइम्स में इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से प्राइमरी गाउट देखने को मिलता है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी गाउट जो होता है वो सेकेंडरी होता है। मतलब सेकेंडरी टू द अदर कॉजेज का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि मान लो कि तुमको कुछ और हो रखा है, जैसे कि तुम मतलब ये डायरेक्टली सेकेंडरी गाउट नहीं बनेगा। प्राइमरी गाउट है तो प्राइमरी गाउट ही होगा, लेकिन सेकेंडरी गाउट में कोई और डिजीज़ होगा और उसकी वजह से तुमको सेकेंडरी गाउट हो रहा होगा। जैसे कि मान लो कि तुमको कोई कैंसर वैंसर है, वो मैं आगे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी बस इतना समझ लो कि जैसे कि तुम्हारे को कोई कैंसर हो रखा है, ठीक है। तुम एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है। और इस एंटी कैंसर ड्रग लेने की वजह से ना तुम्हारे को सेकेंडरी गाउट हो रहा है, मतलब यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है। गाउट में दोनों तो गाउट ही है, तो जो तीनों प्रॉपर्टी मैंने बताया वो दोनों तीनों का तीनों प्रॉपर्टी दोनों में ही इंक्लूडेड है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये जो होगा ये इनहेरिटेड जीन डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है ये हो रहा है कोई किसी और रीज़न की वजह से तुम्हारा ये सेकेंडरी गाउट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली गाउट फॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे कि तुम एंटी कैंसर ड्रग ले रहे हो या फिर तुम्हारा मान लो कि रीनल फेलियर हो गया, तो रीनल फेलियर हो गया तो वो तुम्हारा यूरिक एसिड को ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा तो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इसकी वजह से फिर तुम्हारा गाउट हो जा रहा है और उस गाउट को हम लोग कह रहे हैं सेकेंडरी गाउट। इतना समझ में आया कि सेकेंडरी गाउट एटलीस्ट होता क्या है। कि सेकेंडरी गाउट मेरे को लगता है आप समझ में आ गया होगा कि रीनल फेलियर हुआ, वो यूरिक एसिड को नहीं एक्सक्रीट कर पा रहा है, तो यूरिक एसिड का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जा रहा है। उस एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्रिस्टलाइजेशन वगैरह होगा और वो जो तीनों प्रॉपर्टी है वो तीनों का तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि उसको गाउट हो रहा है। और कौन सा गाउट हो रहा है? तो उसको सेकेंडरी गाउट हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अलग से प्राइमरी गाउट के बारे में कि आखिर प्राइमरी गाउट हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो, प्राइमरी गाउट, ठीक है। जो प्राइमरी गाउट होता है इसमें मैंने बोला कि इसमें डिफेक्ट होता है किसमें? जीन के, मतलब इंजाइम के अंदर में, ठीक है। तो जो इंजाइम में डिफेक्ट होता है वो कौन कौन सा इंजाइम होता है जिसमें डिफेक्ट होता है? तो पहला हम लोग ने इसका कॉज देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें पहला कॉज देख रहे हैं कि पहला क्या रीज़न है इसका। तो मान लो कि तुम्हारा जो इंजाइम खराब हुआ है, जिस इंजाइम में डिफेक्ट आया है वो कौन कौन सा इंजाइम है? PRPP सिंथेटेज। कोई घबराने वाली बात नहीं अगर तुमने ये पहले बार ही सुन रखा है या फिर इससे पहले तुमने कहीं नहीं सुना है तो। एक ये हो गया, एक होता है तुम्हारा PRPP, रुको, एक और कौन सा एंजाइम होता है? PRPP ग्लूटामिल अमाइडो ट्रांसफरेज, ठीक है।
तो ये दो एंजाइम है, अगर इन मान लो कि जो एक्टिविटी है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो इनका एक्टिविटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और इसका भी एक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। जब इनका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्यूरिन का भी सिंथेसिस ज़्यादा होने लगेगा। अब बोलोगे ये क्या हो रहा है, देखो जो पीआरपीपी सिंथेटेज है और जो पीआरपीपी ग्लूटामिल अमाइडो ट्रांसफरेज होता है, ये डीनोवो सिंथेसिस। व्हाट इज डीनोवो सिंथेसिस? बेसिकली डीनोवो सिंथेसिस जो होता है ना, डीनोवो सिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, डीनोवो सिंथेसिस के थ्रू एक पूरा बहुत बड़ा साइकिल वाइकल टाइप का चलता है, साइकिल नहीं बेसिकली पाथवे होता है डीनोवो सिंथेसिस का। इसमें ना तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इसमें बनता है बेसिकली, ठीक है। देखो दो दो चीज़ों के बारे में बता रही हूँ कि डीनोवो सिंथेसिस एक तो होता है जहाँ पे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, और एक होता है तुम्हारा साल्वेज पाथवे। ये साल्वेज पाथवे के थ्रू भी तुम्हारा क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ही बनेगा। इन लोग दोनों में अंतर ये होता है कि जो तुम्हारा साल्वेज पाथवे होता है ना, वो यूज़ किया हुआ चीज़ को ही से ही वो मतलब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसे कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ना जो तुम्हारे पहले से ही जो तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है या फिर जो प्यूरिन बेस प्रेजेंट है, उसको लेके साल्वेज पाथवे के थ्रू वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। मतलब पहले से ही वो प्रेजेंट है न्यूक्लियोसाइड और जो तुम्हारा बेस है वो, उसके थ्रू वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। लेकिन जो डीनोवो सिंथेसिस होता है पूरा स्टार्टिंग से बनाएगा, पूरा मतलब कोई यहाँ पे वो न्यूक्लियोसाइड का यूज़ नहीं करेगा कि न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाते रहे, नहीं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल यूज़ कर करके बेस बनाएगा, और फिर उसके बाद उसको जो करना है मतलब एंड तक न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाएगा, कोई यूज़ किया वो सामान यूज़ नहीं करता है वो। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है रॉ मटेरियल यूज़ करने के बेसिस पे, कि ये रॉ मटेरियल अलग यूज़ कर रहा है और ये रॉ मटेरियल अलग यूज़ कर रहा है। नो डाउट कि इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो सेम ही है, दैट इज़ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली मैं यहाँ जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, अभी नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैंने ये बोला कि पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफरेज और पीआरपीपी सिंथेटेज, ये दोनों के दोनों एंजाइम जो होते हैं वो डीनोवो सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, राइट। ये डीनोवो सिंथेसिस में यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। तो अगर इनका एक्टिविटी बढ़ रहा है, इनका एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो डीनोवो सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डीनोवो सिंथेसिस इंक्रीज होगा तो ये जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है, इसका भी सिंथेसिस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, जो ये बना रहा है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। इतना बात समझ में आया? पहले ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। अब क्या होता है जब न्यूक्लियोटाइड मान लो टूटता है, जैसे कि सेल का लाइसिस होता है, हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हम लोग साल्वेज पाथ पे पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि अब ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा बताओ, अब ये टूटेगा ना, तो ये पहले क्या बनेगा, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा, प्यूरिन बेस बन जाएगा, और प्यूरिन बेस बनने के बाद क्या होगा, यूरिक एसिड में फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर तुमने मेरा वीडियो देखा होगा ना प्यूरिन कैटाबॉलिज्म वाला, तो बहुत क्लियर होगा तुमको ये चीज़। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मान लो कि अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी समझ में आ जाएगा। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बढ़ा, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हुआ, ये ज़्यादा होगा तो फिर ये क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा। अब जो हमारा साल्वेज पाथवे होता था ना, मैंने भी बताया कि साल्वेज पाथवे भी तुम्हारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ही बनाता था, ठीक है। तो साल्वेज पाथवे क्या करता था, देखो जो तुम्हारा साल्वेज पाथवे होता था ये क्या करता था, इसको यूज़ करके ये इसमें कन्वर्ट करता था, इसको कहते थे हम लोग फॉस्फोराइलेशन। और ये जो ये वाला है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करता था, इसको कहते थे हम लोग, सॉरी इसको कहते थे फॉस्फोराइबोसाइलेशन, इसको कहते थे हम लोग फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली तुम यहाँ पे ये समझो, वो साल्वेज पाथवे में तुम पढ़ लेना, यहाँ पे समझने के लिए बस मैं बता रही हूँ कि ये जो साल्वेज पाथवे वो क्या करता है, प्यूरिन बेस को प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, और प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को तुम्हारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर ये इनको इसमें कन्वर्ट करता तो ठीक है, ये बढ़ रहा था, मतलब ऐसा नॉर्मली जब होता था, जब नॉर्मल साइकिल चल रहा है डिनोवो सिंथेसिस से, ये हमेशा तो बनता ही रहता होगा, मतलब जब भी बनता है तो ये बनता होगा, इससे ये बनता होगा, फिर ये बनता होगा, तो यहाँ तक आने में साल्वेज पाथवेज को यूज़ करके फिर से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता होगा, या प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को ये फिर से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता होगा। तो बेसिकली यूरिक एसिड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होता होगा, ये नॉर्मल लेवल अपना मेंटेन करके रखता होगा। अब ये इसका इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है, और ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि साल्वेज इतना, मतलब देखो किसी चीज़ का तो एक कैपेसिटी ही होता है ना, तो साल्वेज पाथवे भी अपना कैपेसिटी के अंडर में इसको रोक रहा है, बट उसके भी बियॉन्ड हो गया है अब, कि इतना ज़्यादा बन रहा है कि वो इतना ज़्यादा कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यूरिक एसिड का जो है अमाउंट बढ़ने लगेगा।
और यूरिक एसिड का अगर अमाउंट बढ़ेगा तो वो लेटर ऑन तुम्हारा गाउट कॉज कर देगा। तो पहला रीज़न जो हुआ हमारा जिसकी वजह से गाउट हो रहा है वो होता है कि पीआरपीपी सिंथेटेज की एक्टिविटी बढ़ना और पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफेरेज का एक्टिविटी बढ़ना, जिसकी वजह से डिनोवो सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाएगा। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बढ़ेगा तो यूरिक एसिड में वो ज़्यादा टूटेगा। ठीक है, और इसमें मैंने ये भी बता दिया कि उसको कन्फ्यूज़न हुआ कि साल्वेज पाथवे तो था ना वहाँ पे, तो साल्वेज पाथवे ने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसको रोक दिया। साल्वेज पाथवे क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि उसे कैपेसिटी से बाहर हो चुका है। ये था तुम्हारा पहला कॉज फॉर प्राइमरी गाउट। ठीक है, अब लोग दूसरा कॉज देखते हैं। दूसरा कॉज होता है इसमें लिस्नियान सिंड्रोम। देखो, मान लो कि तुम्हारे को लिस्नियान सिंड्रोम भी हो रखा है। लिस्नियान सिंड्रोम, इससे मैंने एक वीडियो में बता कर रखा है, पूरा डिटेल में पढ़ाया था। ये जो लिस्नियान सिंड्रोम होता है, बेसिकली लिस्नियान सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो तुम्हारा HGPRTase एंजाइम था, बेसिकली इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा था कि इसमें जो हाइपोजैंथिन होता है, मैं फिर से पढ़ा रही हूँ जो मैंने पहले ही बता रखा है। हाइपोजैंथिन और गुआनिन होता था, और हाइपोजैंथिन और गुआनिन को बेसिकली कन्वर्ट करते थे हम लोग HMP में या फिर GMP में, राइट। ये तुम्हारा बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता था? इट्स HGPRTase एंजाइम के प्रेजेंस में होता था और PRPP यूज़ होता था और ये PPI निकलता था। ये याद है तुम लोग को रिएक्शन? अगर नहीं भी याद है तो अभी देख लो। हाइपोजैंथिन या गुआनिन जो है बेसिकली HGPRTase एंजाइम के प्रेजेंस में HMP बनाता है और GMP बनाता है। यहाँ पे जो लिस्नियान सिंड्रोम होता है उसमें इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, ये एबनॉर्मल, मतलब इसमें डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें कन्वर्ट हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। तो हाइपोजैंथिन और गुआनिन का अमाउंट क्या होगा बॉडी में? बढ़ने लगेगा। अगर हाइपोजैंथिन और गुआनिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इसका कैटाबॉलिज्म होने लगेगा। फिर ये क्या है? ये तुम्हारा प्यूरिन बेस है। ये क्या होता है? ये प्यूरिन बेस होता है। प्यूरिन बेस को यूटिलाइज कौन कर रहा था न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए? साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे ही खराब हो गया है हमारा, क्योंकि यहाँ पे HGPRTase एंजाइम में डिफेक्ट हो निकल रहा है। तो ये जो प्यूरिन बेस होगा अब तुम्हारा, इस प्यूरिन बेस का अब क्या करेंगे हम लोग? टूटेगा। तो ये प्यूरिन बेस बेसिकली क्या करता है? टूटने लगता है किसमें? यूरिक एसिड में। और ऐसे करके तुम्हारा यूरिक एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारा बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? तुमको प्राइमरी गाउट हो जाएगा। एक और है रीज़न, एक और कॉज है इसका। तो एक लास्ट कॉज हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, वॉन गिरकर सिंड्रोम में इसमें क्या होता है ना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की G6PD, ये G है ना, G6PD की क्या हो जाती है यहाँ पे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की क्या हो जाती है यहाँ पे? डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो तुम्हारे ये बात बताओ कि जो तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, भाई ये समझ आ रहा है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है। लेट मी राइट दिस, इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जा रही है। यहाँ पे क्या होगा? इससे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता था तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा तुम्हारी बॉडी में बढ़ने लगेगा। अगर ये बढ़ने लगेगा तो फिर ये HMP शंट में एंटर करेगा। तुमने HMP शंट पढ़ा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा। मैं बताती हूँ तुम्हें, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये तुम्हारा HMP शंट में एंटर करता है। अब HMP शंट में, रुको एक मिनट, ये दिख रहा है? ये तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पड़ गया ना तो ये HMP शंट में एंटर करेगा। ये पूरा HMP शंट ही है, ये भी मैंने पढ़ा के रखा है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा तुम्हारे HMP शंट में एंटर करेगा और इससे फिर क्या होगा बताओ? ये जो तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंदर घुसा है ना, यहाँ से क्या होगा? फिर राइबोज 5 फॉस्फेट बढ़ने लगेगा। ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है इसका अमाउंट बेसिकली बढ़ने लगेगा तुम्हारे बॉडी में। ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट होता है ना, ये PRPP के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब फिर से तुम फर्स्ट वाले पे ही चले जाओ। अगर PRPP की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है तो PRPP अगर बढ़ता है तो प्यूरिन का सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। प्यूरिन का सिंथेसिस बढ़ेगा तो उसका ब्रेकडाउन भी बढ़ेगा, और अगर उसका ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा कि ये वाला गया तुम्हारा HMP शंट में एंटर हुआ। HMP शंट में एंटर होगा तो यहाँ से राइबोज 5 फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाएगा, और ये क्या करता है? बेसिकली PRPP को बढ़ा देता है। PRPP बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? प्यूरिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। प्यूरिन का सिंथेसिस जब बढ़ जाता है
तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, यूरिन सिंथेसिस बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका कैटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, और इसका अगर कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, गाउट। राइट। देखो भाई, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं चाहूँ ना तो ऐसे भी उड़ा के कर सकती हूँ, क्योंकि सबको ना छोटी छोटी वीडियो से चाहिए होती है, लेकिन मैं ना पूरा हर एक चीज़ तुमको डिटेल में समझा रही हूँ, मैं फील करा रही हूँ एक्चुअली एक एक चीज़ को। मैं चाहूँ तो बस ऐसे ही उड़ा कर सिर्फ पढ़ कर जा सकती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू फील द कॉन्सेप्ट। ओके, इसलिए भाई फोकस करो। वीडियो लंबी हो गई है, अभी फोकस करो, कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे कोई नहीं बताता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंडरी गाउट के बारे में। तो सेकेंडरी गाउट होता है ना, ये दो रीज़न की वजह से हो सकता है। या तो तुम्हारा यूरिक एसिड का ना कोई प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है, ठीक है, यूरिक एसिड का क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है, या फिर तुम्हारा एक्सक्रीशन कम कर दे रहा है यूरिक एसिड का कोई। इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सक्रीशन कम हो रहा है तो इसका एक्यूमुलेशन बॉडी में बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बेसिकली बॉडी में बढ़ रहा है। यहाँ पे बताओ कि यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बढ़ कब सकता है। ये हो सकता है कि तुमको कोई कैंसर वगैरह हो रखा है उसमें बढ़ सकता है, तो ये मैलिग्नेंसी में बढ़ सकता है। दूसरा होता है कि तुम्हारा एंटी कैंसर ड्रग अगर ले रहे हो ना तो बढ़ सकता है। मतलब समझ रहे हो तुम, एंटी कैंसर ड्रग, यहाँ पे रीज़न देख रहे हो तुम, इसकी वजह से तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा सेकेंडरी आउट हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो ये क्यों हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारा रीनल फेलियर की वजह से, ठीक है। रीनल फेल हो गया तो वो एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहा अच्छे से। दूसरा होता है तुम्हारा लैक्टिक एसिडोसिस। इसको ना अच्छे से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, बस रट के चले जाओगे। लैक्टिक एसिडोसिस देखो क्या होता है। लैक्टिक एसिडोसिस में होता है ना कि ये ना, लैक्टिक एसिडोसिस ना बेसिकली compete करता है तुम्हारा यूरिक एसिड के साथ। तो जो है ना, किडनी उसको प्रेफर करता है कि भाई लैक्टिक एसिड को पहले भेज देते हैं, बाद में देख लेंगे हम लोग उसको, यूरिक एसिड को। तो ये सबसे पहले लैक्टिक एसिड को एक्सक्रीट कर देता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसको प्रेफर कर रहा है, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड को वो नहीं निकाल पाता है, उसकी वजह से एक्सक्रीशन उसका कम हो जाता है, तो इसकी वजह से उसका गाउट हो जाएगा। समझ में आया। तो और अगर अगर लैक्टिक एसिड देखो, तो लैक्टिक एसिड पहला चीज़ तो ये कर दिया कि ये ना बेसिकली जो यूरिन, जो ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे यूरिक एसिड था उसका रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ा दे रहा है। मतलब व्हाट इज़ रीनल थ्रेशोल्ड, एक अमाउंट होता है ना, जैसे कि ग्लूकोज का होता था एक पर्टिकुलर अमाउंट, अगर उसके बाद हो जा रहा है ना तभी वो किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा। वो जो पर्टिकुलर लेवल है उसका, अगर उस लेवल के बाद बढ़ रहा है ना, उसके बाद ही किडनी उसको एक्सक्रीट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि इसका रीनल थ्रेशोल्ड ही बढ़ा दे रहा है। मतलब जो पहले अमाउंट था, मान लो उसका 10 पे मान लो कि अमाउंट था कि अगर 10 से आगे बढ़ेगा तो उसका एक्सक्रीशन करा देंगे। लेकिन अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसको 10 से ज़्यादा बढ़ा के 20 कर दिया कि नहीं, अगर 20 पहुँचेगा ना उसके बाद इसको बाहर एक्सक्रीट करना। तो इसका रेनल थ्रेशोल्ड को ये बेसिकली बढ़ा देता है। तो बेसिकली एक्यूमुलेट एक्सक्रीशन क्या हो जा रहा है, इसका कम हो जा रहा है। पहले 10 पे एक्सक्रीशन हो रहा था, अब यहाँ 20 पे एक्सक्रीशन, 20 के बाद एक्सक्रीशन हो रहा है। तो पहला चीज़ जो लैक्टिक एसिड करता है वो क्या करता है, ये रेनल थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे रीनल थ्रेशोल्ड तो बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि अगर तुम्हारे पास यूरिक एसिड का अमाउंट तुम्हारे बॉडी में बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो क्रिस्टलाइज होने लगेगा। तो जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड देखने को मिलेगा हम लोगों को, क्या देखने को मिलेगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, कीटो एसिडोसिस, इसका एक अलग काज है। लैक्टिक एसिड में ये दो चीज़ें लिख देना है, उसके बाद कीटो एसिडोसिस आता है। तो जो हमारा कीटो एसिडोसिस होता है, कीटो एसिडोसिस भी बेसिकली कम्पीट कर रहा होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि लैक्टिक एसिड कर रहा था। तो कीटो एसिडोसिस में भी ऐसा होता है कि जो कीटोन बॉडीज़ होता है वो यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करता है, तो जो किडनी होता है वो कीटोन बॉडीज़ को ज़्यादा प्रेफर करके उसको एक्सक्रीट कर देता है। लास्ट है डायूरेटिक्स, जो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे हम लोग। डायूरेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है थायाजाइड। थायाजाइड्स बेसिकली क्या होता है डायूरेटिक्स के अंदर में, कि जो हमारे पास जो डायूरेटिक्स होता है ना वो यूरिन के आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रुको, बेसिकली जो डायूरेटिक्स होता है, जो थायाजाइड होता है मोस्ट कॉमनली, वो क्या करता है कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। जब यूरिन का आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होने लगेगा, फिर डिहाइड्रेशन होने लगता है। जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा तो उस समय हमारा किडनी और या फिर बॉडी बोल सकते हो कि कंपनसेट करने के लिए इस डिहाइड्रेशन को तुम्हारा सोडियम, और सोडियम के साथ साथ तुम्हारा यूरिक एसिड, ये दोनों को क्या करने लगता है, वो रीएब्जॉर्ब करने लगता है बॉडी में फिर से, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड होता है इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ जाता है। और अगर इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा तो फिर से गाउट होने का चांसेस बढ़ जाएगा।